हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने अपना रिलेशनल अलजेब्रा खत्म किया था। आज जो हम पढ़ने वाले वो हमारी एसक्यूएल है, क्वेरी लैंग्वेज, जो हमने बताया था, डिसाइड किया था कि इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हमारी एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज होगी। और इसमें अलग अलग तरह के कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्वेरी के, वो भी देखने वाले हैं। तो एक तरह समझ लो, आपने जो अभी तक रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा उसी का बस हम ये चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं जिसको हम अपने डीबी में चला के देख सकते हैं, जिसको एक्चुअल हमने प्रोजेक्ट में, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो भी बनाएंगे उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है वो होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? एक तरह से क्वेरी लैंग्वेज होता है जो डीबी से, अब समझो कि हमारे पास यहाँ पे जो भी हमने कोड लिखा है, ठीक है, वो हम कहीं ना कहीं डीबी से कुछ डेटा यूज कर रहे होते हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें इस डीबी के अंदर से जो डेटा लेकर के आना है वो डायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं? हम डायरेक्टली अपने जावा कोड के थ्रू से ला नहीं सकते कि हम जावा का कोड लिखे और वो हमारा जा करके डीबी से क्वेरी लेकर आ जाए। तो इससे इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक एसक्यूएल की क्वेरी आती है, जो एसक्यूएल जिसको हम बोलते हैं उसकी क्वेरी होती है, जिसके थ्रू हम यहाँ से डीबी से जो भी डेटा निकालना होता है हम उस क्वेरी के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिससे आप कह सकते हो कि डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज दिया गया है जिसका नाम है एसक्यूएल। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, अर्लियर इसको सीक्वल भी बोलते थे, SEQUEL, इसी को बाद में फिर हम ट्रांसफर करके और एसक्यूएल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके बहुत सारे टाइप्स है, टाइप इन द सेंस कि लैंग्वेजेस की भी ऐसा, क्वेरीज की भी ऐसे टाइप होते हैं कि लेट सपोज मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है या फिर इसमें डेटा ऐड करना है, तो उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में रखे हुए। तो सबसे पहले हमारे पास है DDL। ठीक है, ये हमारी DDL है। DDL का होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्रिएट। तो एक तरह समझो कि हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको डेफिनेशन लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है या फिर टेबल को अल्टर करना है, चेंज करना है। अल्टर इन द सेंस कि हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक कॉलम था नेम के नाम से, और हम एक और चेंज करने वाले इसको जा करके एस नेम, तो हम इसको अल्टर कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टर। सेकेंड जो हमारे पास है वो है अल्टर। ठीक है, और ये हमारी डेटा, जो भी हमने हमने डेटाबेस बनाया या फिर कह लो आपने जो टेबल बनाया उसको अगर मुझे मॉडिफाई करना है, उसके कॉलम के नेम को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम अल्टर लगाते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि मुझे ये टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो हम उसके लिए ड्रॉप एक कमांड होती है जो होता है ड्रॉप टेबल। ठीक है, ये अलग अलग, अभी इसको हम क्वेरी में समझेंगे। अभी बस एक एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन कौन से DDL के अंदर आते हैं, कौन कौन से DML के अंदर आता है। तो सेकेंड जो हमारे पास है वो DML है, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, अब हम ये डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। इस बार हम ये नहीं कह रहे कि हम डेटा की डेफिनेशन को मैनिपुलेट कर रहे थे, हम यहाँ पे डेटा की जो जो एक्चुअल मैनिपुलेशन है वो डेटा के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना हो, डालना है, तो उसको हम इंसर्ट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास है वो अपडेट है, कि लेट सपोज मैंने एक एंट्री पहले से बना रखी थी, उस एंट्री को अब मुझे कुछ चेंज करना है कि नेम में अभी तक लेट सपोज कोडेक्स जा रहा था, अब मुझे KP कोडेक्स डालना है। तो यहाँ पे क्या हम उस तरह से उसको हम अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको अपडेट बोलेंगे। तो ये आप अल्टर और अपडेट को सेम मत समझना। अल्टर चलती है इसके टेबल के स्ट्रक्चर पे, कि मुझे नेम को मॉडिफाई करना हो या फिर ये टेबल को मॉडिफिकेशन के लिए हम अल्टर यूज़ करते हैं। पर ये जो अपडेट होता है वो उसके अंदर का जो डेटा होता है उसके मॉडिफिकेशन के लिए, इसलिए आप ये दोनों में कन्फ्यूज मत हो ना कि सेम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिलीट। अब ये डिलीट में क्या है कि अभी तक जैसे हम ड्रॉप देख रहे थे, तो ड्रॉप में क्या हो रहा था कि हमारा पूरा का पूरा टेबल गायब हो रहा था। पर ये डिलीट में क्या होगा, उसके अंदर की जो डेटा है ना उसको हम डिलीट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो डेटा हमने अभी इंसर्ट करा है वो डिलीट करते हैं, तो वो डेटा को जो हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है DCL। ठीक है, अब इसके अंदर आती है हमारे पास कमिट, और एक हमारे पास आता है रोल बैक। ठीक है, रोल और रोल बैक बोलते हैं इसको, अबॉर्ट भी बोलते हैं हम, तो यहाँ पे मैं अबॉर्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कमिट हो गया या फिर अबॉर्ट करना हो तो हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो टाइप है, ये DCL लिख देता हूँ। जो फोर्थ टाइप है हमारे पास है वो DQL। इसमें हमारे पास आता है सेलेक्ट। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर मुझे वहाँ से रिकॉर्ड्स देखने हो कि जो हमारे पास टेबल के अंदर, ये क्वेरी लैंग्वेज इसको समझ लो आप, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा के ऊपर क्वेरी रख करते हैं हम, इसके ऊपर कुछ भी आप समझ लो, ये DB के ऊपर कोई रिफ्लेक्ट नहीं डलेगा कि मैं ऐसा चाहूँगा कि उसके अंदर जो एंट्री थी वो एंट्री वैसे ही बनी रहेगी, बस मुझे उसको देखना है, इसके लिए हम यहाँ पे ये क्वेरी यूज़ करते हैं। जिसमें सेलेक्ट हो गया, ये इसी के अंदर यूज होने वाली एक हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाता है, और इसके अंदर हम वेयर को भी लिख देते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें यूज तो साथ में होंगी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये इनके बेसिक टाइप है। एक ट्रांजेक्शन कंट्रोल भी होता है, तो वो भी आप समझ लेना।
ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो मेन टाइप थे वो ये सारे थे। अभी इसको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि अगर मुझे DCL के अंदर, हम DDL के अंदर जाएंगे, उसमें हमारा क्रिएट देखना है, अल्टर देखना है, ड्रॉप देखना है। पर जो बेसिक एक स्टार्ट होता है कहीं से भी क्वेरी अगर हम समझना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी सेलेक्ट होती है, क्योंकि इसमें हम टेबल को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, डेटा को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली उसको व्यू कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि इसको हम ना क्वेरी लैंग्वेज जो हमने अभी तक रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा था, उससे हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। इसको एक तरह समझ लो आप मैच कर सकते हैं, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। तो आप समझो कि जब हमें रिलेशनल अलजेब्रा से, ठीक है, वो जो अलजेब्रा हमने पढ़ा उससे अगर मुझे सेलेक्ट करना होता, तो हम कैसे सेलेक्ट करते थे? हम सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्शन यूज करते थे, जो कि ये सिंबल था। ठीक है, अभी तक हम ये कर रहे थे। तो मैं अगर मान लो कि मुझे अगर किसी भी टेबल से A1 A2 ऐसे करके बहुत सारे कॉलम्स है, मुझे वो सेलेक्ट करना है। लेट सपोज A3 से AN तक करना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि मुझे कोई पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर चाहिए। तो हम कैसे लिखते थे? यहाँ पे ये हमने प्रोजेक्शन के ऊपर A1 A2 A3 है ना, डॉट 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 AN सारे फील्ड्स यहाँ पे डिफाइन करते थे। उसके बाद यहाँ पे हमने ये यहाँ पे कंडीशन डाला, जो भी कंडीशन मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंडीशन। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? इधर इसके क्रॉस प्रोडक्ट पे हम उस काम कर रहे थे, टेबल 1 एंड टेबल 2। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, या फिर और भी अगर टेबल है R3 है, डॉट 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 ऐसे करके हम यहाँ पे इसके अंदर पास कर देते। ये अभी तक हमने देखा यहाँ पे, जो भी हमने SQL रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था उसमें। अब इसी चीज़ को अगर मुझे SQL के अंदर लिखना हो, तो हम क्या करेंगे? हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे। तो ये इसके नेम से पता चला, सेलेक्ट का मतलब मुझे वहाँ से निकालना है, दैट इज सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट। उसके बाद अब हमें क्या करना है? यहाँ पे करेंगे A1 A2 ऐसे करके, बस सिमिलर सा है A3 ऐसे करके, मुझे जितने भी फील्ड चाहिए वो सारे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब जो ये कंडीशन लिखा था कि हमें किस टेबल से चाहिए, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके लिए हम लगाते हैं फ्रॉम। ठीक है, सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम। उसके बाद हम टेबल का नेम जो होता है वो मेंशन करते हैं। तो हमारा टेबल है R1 या फिर R2 या फिर R3 ऐसे करके, हमें जो भी यहाँ पे लिखना हो हमने वहाँ तक सारे डाल दिए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये कंडीशन पास किया, तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेयर। ठीक है, आप देखते जाना, ये हमने सीक्वेंस में सारे कुछ रखे। अब यहाँ पे वेयर लगा, वेयर में क्या करेंगे? हम अपना कंडीशन पास करेंगे। तो ये आ गई यहाँ पे कंडीशन। तो आप समझोगे, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये सिमिलर सा है कि जो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, याद है? ये सारे टेबल को करने के लिए हम क्या करते थे? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते। उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन है, ये हमारी सिलेक्शन के ऊपर लगा देते। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन के ऊपर लगा देते, जो कि ये हमारा प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप जब एक बार उसको पढ़ लोगे ना, तो आपको ये चीज़ें और भी आसानी से समझ में आने लगेगी। ये बेसिकली तरीका होता है पढ़ने का, पर हम ज़्यादातर यही फॉलो करते हैं कि हम सीधा SQL पढ़ते हैं, क्योंकि किसी किसी को यूनिवर्सिटी में ऐसे बस उसको पास करना होता है, निकालना होता है, इसलिए। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं इसको अच्छे से। तो ये हमारी बेसिक क्वेरी हुई, अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहें तो। पर यहाँ पे एक चीज़ क्या होगा कि अब देखे होंगे हमने जब उस टाइम पे करा होगा, तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि जब भी हम इस तरह की क्वेरी लगाते, तो इस कंडीशन के ऊपर वो डिस्टिंक्ट वैल्यू देता था। मतलब कि लेट सपोज हमारे पास एक एंट्री है 1, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे जो भी नेम, लेट सपोज कि मैंने ABC रखा। ठीक है, और रोल नंबर 2। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड ABC रोल नंबर 3 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, या 2 ही आए रोल नंबर की जगह, लेट सपोज यहाँ पे मैं कर दूँ मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स है, तो 2 ऐसे दो बच्चों का आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज कि मेरी 2 एंट्री आ गई इसी की, कि इसी पर्सन का एक किसी सब्जेक्ट में ये आया, दूसरे सब्जेक्ट में ये आया। तो अगर हम इसको इसके ऊपर सेलेक्ट लगाते हैं, अगर हम प्रोजेक्शन रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें, तो वो हमें हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू देता। डिस्टिंक्ट मतलब जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, उसको वो हटा देता खुद से। मतलब इसकी एक ही एंट्री हमें वापस मिलती, दोनों की दोनों नहीं मिलती। ये अभी तक हम देख रहे थे। पर अगर हम इस सेलेक्ट की बात करते हैं, तो ये सेलेक्ट क्या करता है? सिंपली ये सिमिलर काम करता है, पर ये सेलेक्ट कोई डिस्टिंक्शन नहीं लगाता। ये क्या करेगा? आपने सेलेक्ट करा, तो ये जितने भी टेबल, जितने भी डेटा इसके अंदर है, वो सारे के सारे डेटा आपको रिटर्न करके देगा। मतलब हमारे यहाँ पे 2 डेटा नॉर्मल सी रिटर्न होकर के आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर क्या हम इसको अचीव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जब भी हम लिखने जाते हैं, तो हमने सेम चीज़ें लगानी है, पर हम सेलेक्ट के बाद एक डिस्टिंक्ट बात करेंगे। मैं अभी उसको पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे भी अचीव की जा सकती है। अगर आप किसी को ये चीज़ हो रही होगी कि हमने वहाँ पे तो ये से पढ़ा था कि वहाँ पे वो डिस्टिंक्ट वैल्यू दे रहा था, ये तो डिस्टिंक्ट नहीं दे रहा है। तो हम सिंपली सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट लगेंगे। कैसे लगेंगे इसको हम बाद में समझेंगे, बस आप यहाँ पे समझ लो कि ये हमारी एक बेसिक होती है कि हम डिस्टिंक्ट लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब हम एक एक करके बहुत सारे कीवर्ड्स को देखने वाले। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उनके ऑर्डर्स बता देता हूँ कि कोई भी जो हमारे पास
एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस होती है किसी भी क्वेरी के अंदर, वो कैसे सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में कौन सा पहले रिजॉल्व होता है, वो सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू एग्जाम में आपको जब भी क्वेरी पूछी जाएगी ना, तो आपको वहाँ पे जब भी देखोगे तो आपको क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब बेसिकली वो यही पूछते हैं कि यहाँ पे पहले कौन सा रिजॉल्व हो रहा होगा, बहुत लंबी क्वेरी दे देंगे, फिर आपको पूछ देंगे कि वो कौन सी पहले रिजॉल्व होगी, कौन सा लाइन पहले रिजॉल्व होगा, उसके बाद आगे जाएगा। तो हम उसको आज वही समझने वाले, तो हम पहले यहाँ समझते हैं कि एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले जो होगा वो टेबल के अंदर जाएगा कि हम सबसे पहले करेंगे फ्रॉम। सबसे पहले जो रिजॉल्व होने वाली चीज़ है वो होता है फ्रॉम, हम इसको भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, हमारे पास है वेयर, ये उसकी कंडीशन है, उसके बाद ये रिजॉल्व होती है। थर्ड हमारे पास क्या है, ग्रुप बाय, अगर उसके अंदर है तो जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सारे क्वेरी के अंदर होने चाहिए, अगर वो क्वेरी के अंदर नहीं है तो फिर ये चीज़ को स्किप कर देना, ठीक है, उस पार्ट को। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैविंग, अगर हैविंग यूज हो रही है तो। फिफ्थ में हमारे पास है सेलेक्ट, और सिक्स्थ में हमारे पास है डिस्टिंक्ट। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमारी क्वेरी के अंदर हम यूज करते हैं बेसिकली, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि हम सेलेक्ट किया कुछ और लगा देंगे, नहीं, ये पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, अब ये इसका बेसिक सीक्वेंस है, आप इसको जैसे भी याद करोगे कर लो, क्योंकि ये हर जगह आपको काम आने वाली है कि जब भी आप कोई क्वेरी को समझना चालू चालू करोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा पहले ये रिजॉल्व होगा फिर ये रिजॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेरी समझते हैं। सबसे पहले अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं जिसमें होगा एस आई डी, स्टूडेंट आई डी, ठीक है, एस नेम या फिर ब्रांच रख देते हैं, ठीक है, ब्रांच, और हमारे पास यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। हमने 3 डेटा ले ली, इसमें हम क्या करेंगे, एस आई डी पास करेंगे S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। लेट सपोज ब्रांच नेम सी एस आई टी, सी एस ई सी एंड सी एस, ठीक है। मार्क्स में लेट सपोज मैंने बोला 90, 70, 70 और 56 एंड दिस नल, ठीक है। लेट सपोज ये अपीयर ही नहीं होगा, तो बहुत सारी हम अलग अलग डेटा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हमने नल यहाँ पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि, ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एक टास्क दिया गया होगा कि इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो हमें फेच करके लाने हैं, ये डीबी के अंदर स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सी क्वेरी चलाएंगे अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट क्वेरी, इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करना है मुझे, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, इसका नेम रह देता है स्टूडेंट, ठीक है, आप समझ लो इसका नेम जो है वो स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्वेरी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने बता दी हमें क्या चलने वाली, सेलेक्ट, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं अभी, अगर हाँ इसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, ठीक है। मैं करता हूँ सेलेक्ट। अब ये देखो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो एस आई डी, ठीक है, फिर आप लिखोगे ब्रांच, फिर आप लिखोगे मैथ्स, सॉरी मार्क्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें। फ्रॉम यहाँ पे लगाएंगे, नीचे लगा देते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने कोई कंडीशन नहीं लगानी, क्योंकि हमें कोई कंडीशन के ऊपर नहीं है, हमने सीधे सीधे लिखा कि ऑल डेटा जो भी है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे दो, ठीक है। ये हमने क्वेरी लिखा। अब इसको ध्यान से समझो, सेलेक्ट, हमें सेलेक्ट करना है एस आई डी, ब्रांच नेम, ये मार्क्स, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो सबसे पहले क्या रिजॉल्व होगी, हम यहाँ पे देखे अगर, तो सबसे पहले हमारा फ्रॉम है, तो हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट से जाना, ठीक है, उसने रेफर कर लिया कि हमें इस टेबल, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आना है, तो उसने रेफर कर लिया पहले ही, ठीक है, सबसे पहले वो रिजॉल्व हुआ। उसके बाद वो करेगा एस आई डी, ब्रांच और मार्क्स को सेलेक्ट यहाँ से, तो एस आई डी, ब्रांच और मार्क्स सेलेक्ट होकर के आएंगे, तो उसकी पूरी की पूरी टेबल ये समझ लो आप एक तरह से कॉपी पेस्ट हो जाएगी इधर आकर के, ठीक है। सेम टेबल यहाँ पे रिटर्न करके देगा ये पर्टिकुलर क्वेरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ को, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, आप देखोगे अगर ध्यान से, तो हमने 1 2 3 हमारे टोटल कॉलम थे, वो तीनों के तीनों कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए होते हैं किसी टेबल के अंदर, तो हम इस तरह से पर्टिकुलर स्पेसिफाई ना करके, लेट सपोज यहाँ पे 20 कॉलम्स होंगे और सारे रिकॉर्ड को आपको फाइंड करके लाना है, तो आप 20 एंट्रीज बनाओगे, कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखना है सिंपली सेलेक्ट, और ये जो अलग अलग डिफाइन करने की जगह हम सीधा एस्ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है, स्टार, सेलेक्ट स्टार। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, सेम चीज़ लगेगी, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये सेम लाइन, अब लेट्स सपोज 20 कॉलम्स होते तो हम इतना लिखते, इससे अच्छा हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, ये सेम चीज़ जितने भी डेटा है वो सारे के सारे यहाँ पे ला करके दे देगा हमें। स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऑल, जितने भी हमारे पास कॉलम है वो सारे के सारे यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अब हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर लगा के देखते हैं कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन दिया होगा कि हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ये देखना है कि ये जो डेटा आ रही है वो उसको हमें इस पर्टिकुलर
कंडीशन से ऊपर के डेटा या इस पर्टिकुलर कंडीशन से फिल्टर होके आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, ऑल स्टूडेंट डेटा विथ मार्क्स ग्रेटर देन 60 कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 60, ठीक है। हमें सारे स्टूडेंट के जो डेटा है वो चाहिए, पर जिसकी भी मार्क्स जो है, मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर दे दिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि मार्क्स जो है वो हमारा 60 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर ये कंडीशन लगाई हुई है तो ये हमने एक कंडीशन पास करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर रिलेशनल अलजेब्रा समझो तो इसको भी समझ जाओगे बहुत ईजिली। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेम चीज़ लगेगी, सेलेक्ट, हमें सारे डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, वापस से एक कॉलम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्ट्रिंग, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम किससे, हमें स्टूडेंट टेबल से। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाना है, तो हमने बताया ना कंडीशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम वेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे वेयर। अब यहाँ पे वेयर की जगह क्या पास करेंगे, हमें जो भी मार्क्स दिया हुआ है उसको हम चेक करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट के अंदर एक मार्क्स नाम की फील्ड है, मार्क्स ग्रेटर देन 60, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपली लगा दिया कि जहाँ पे भी मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 60, हमें वो सारे रिकॉर्ड ला करके दो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अब अगर जब आओगे तो देखोगे 60 से ज़्यादा वाले रिकॉर्ड कौन कौन से, हमारे पास ये है और ये है, ये नल है तो ये 56 है, तो ये दोनों को तो लाएगा नहीं, बचेंगे हमारे ये 3, तो हमारे पास S1 S2 और S3 आएंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। तो ये इसकी बेसिक थी कि हमें किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको, बहुत ईजीली समझ आना चाहिए इस चीज़ को, तो क्योंकि हमने पहले से रिलेशनल अलजेब्रा देख रखा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और कि लेट सपोज आपने ये सिंपल सी क्वेरी थी, ये आपने समझ लिया, ठीक है। एक टेबल हमने यहाँ पे डिफाइन करा, फ्रॉम लगाए, ये अलग अलग चीज़ें, अभी हम इसको भी देखने वाले, पर अभी के लिए आपके पास ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी थी कि सेलेक्ट हम किस तरह से यूज करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 कंडीशन लगानी होगी कि हमने लगाया सेलेक्ट स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन दिस, एंड अगर आपको और भी कंडीशन ऐड करने हो साथ में कि हमारे पास वो ब्रांच जो है उसकी वो CS की होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का लगाएंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर डिफरेंट करता है कि आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो, MySQL पे लिख रहे हो या फिर आप Oracle DB पे लिख रहे हो, तो वहाँ पे ये कभी कभी चेंज होता है, एंड का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे एंड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रांच इक्वल टू जो भी ब्रांच होगा, लेट सपोज मेरा CS है तो मैंने यहाँ पे CS डाला। तो ये क्या करेगा, अब उसको फिल्टर आउट करेगा कि अब दो चीज़ें मैच करेगी कि हमारे पास ग्रेटर देन तो होनी चाहिए, पर साथ में हमें ये देखना है कि इसका ब्रांच जो CS है। तो अभी तक तो ये 3 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, अब ये क्या होगा, अब इसका ब्रांच CS ये था, अब ये 3 सॉर्टेड में देखना कि इनमें दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। सबसे पहले देखेगा कि CS है, हाँ, साथ में मार्क्स देगा ग्रेटर देन 60, हाँ, तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर देगा CS नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इस वाले रिकॉर्ड को पिक नहीं करेगा और सीधा इस पे आएगा, देखेगा CS है, हाँ, ग्रेटर देन 60, हाँ, तो ये दोनों। तो हमारे पास अब ये 2 रिकॉर्ड रह गए, जो अभी हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहे थे उसमें से हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। समझ आ गया। तो ये इस तरह से आप समझो कि हमारे पास मल्टीपल अगर क्वेरीज के अंदर हमारे पास मल्टीपल अगर आ जाए, ऐसे सिचुएशन आ जाए मल्टीपल कंडीशन लगाने की, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब ये देख, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिलेशनल अलजेब्रा था और हमारे पास जो SQL है, इसके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या मतलब क्या ज़रूरत पड़ा है SQL का। तो सबसे पहले चीज़, अगर मान लो कि हम यहाँ पे DB में ये SQL सीधा ना यूज करके हमने अगर रिलेशनल अलजेब्रा का डेटा को स्टोर किया होता, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा से फाइंड किया डेटा स्टोर किए होते, तो हम किसी का भी एवरेज फाइंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशनल अलजेब्रा है इसके अंदर एवरेज निकालने की कोई है ही नहीं, कुछ कोई टेक्निक ही नहीं है। पर हमारे पास SQL के अंदर हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके लिए टेंशन मत लो आप। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि एग्रीगेट फंक्शंस भी हमें देखने हैं। तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये SQL के अंदर सपोर्टेड है, SQL सपोर्टेड, ठीक है। ये एग्रीगेट फंक्शन SQL के अंदर, जबकि इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो डेटा आ रही थी उसके अंदर जो मार्क्स है, लेट सपोज हम मार्क्स को का एवरेज निकालना चाहते हैं या फिर सम निकालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर पॉसिबल नहीं था। हमें क्या करना पड़ता, उसके लिए हमें उसके लिए डेटा निकालनी पड़ती, फिर उस डेटा का हम एक करके वो सारे का खुद से पेन पेपर लेकर या कैलकुलेटर के थ्रू हमें खुद से मार्क्स निकालना पड़ता उसका सम करके। पर SQL के अंदर ऐसा नहीं है, SQL के अंदर आप उसका एग्रीगेट निकाल सकते हो, ठीक है, साथ में हम सम निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, बहुत सारी मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमें SQL की एक पहली एडवांटेज ये हो गई।
सेकेंड हमारे पास यही सिमिलर सी थी कि एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे अलाउड होते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल के देता। अगर आप एवरेज निकालते तो आपको अगर मान लो एवरेज निकालना होता है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, तो वो इस तरह से लेट्स सपोज 9 + 10 डिवाइड बाई 4 करते, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं देता। पर ये चीज़ अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ गया। अगर लेट सपोज कि हम ये भी निकालना चाहते हैं तो आप समझो कि आपके पास इसी चीज़ को हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि आपके डीबी के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पे S1, S2, S3, S4 ये 4 अलग अलग रिकॉर्ड हैं, और यहाँ पे 9, 10 एंड 9 एंड 10 ये इस तरह से 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो आप जब आप रिलेशनल अलजेब्रा यूज करोगे तो आपको पता है यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा। तो हमारे पास क्या आएगी 9 एंड 10। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 9 + 10 डिवाइड बाई 4। तो क्या आया वैल्यू इसका वैल्यू तो कुछ और आया, जबकि आना क्या चाहिए 9 + 10 + 9 + 10। तो ये सारे को जोड़ के आना चाहिए। तो ये चीज़ हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर पॉसिबल नहीं है, जबकि एसक्यूएल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे अगर कहीं पे इंटरव्यू में पूछा जाए कि रिलेशनल अलजेब्रा ना यूज़ करके ये क्यों किया जा रहा है, या फिर कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है, और इसकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास कि अब जब भी रिलेशनल अलजेब्रा को देखो तो आप सिंपली इसको एनालाइज कर सकते हो कि रिलेशनल अलजेब्रा जो हमें है वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसके ऊपर हम एवरेज अगर परफॉर्म करेंगे तो हमें पता है 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, पर उसका जो सम निकल के आएगा वो हमारा 19 आएगा, जो कि गलत है ना। पर एसक्यूएल के अंदर हम जब देखें तो यहाँ पे एसक्यूएल जो हमारे पास है वो 48 या हाँ 38 रिटर्न करेगा, और उससे हमें 4 डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है ना एक्चुअली क्या आना चाहिए वो निकाल के देगा, बल्कि ये नहीं देगा। तो इसलिए ये इसकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया कि ये मल्टीपल रो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है, पर ये डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये इसकी दूसरी एडवांटेज है। तो दूसरा कि हम एक तो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, सेकेंड हमारे पास ये चीज़ है। तो दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम कुछ क्वेरीज है जो यहाँ पे भी परफॉर्म करके देखते हैं, और साथ में मैं डीबी में दिखा दूंगा अलग अलग क्वेरीज रन करके कि सेलेक्ट कैसे रन करते हैं, किस तरह से ये चीज़ें होती है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के जितने भी हमारे पास इंसर्ट की है, जैसे DML था, DCL था, ये सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा देखो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।